अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो पहले हम पढ़ते हैं कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोर करने के काम आता है। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर होता कैसा है। ये एक सिंपल कैपेसिटर है। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कैपेसिटर दो मेटालिक प्लेट से मिलकर बना होता है। ये दो मेटालिक प्लेट्स हैं और ये थिन मेटालिक प्लेट्स होती हैं, और इन मेटालिक प्लेट्स पे हम चार्ज स्टोर करते हैं। अब ये चार्ज आपस में मिक्स ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक असल में इंसुलेटर होता है। तो जब इन तीनों पार्ट्स को हम मिला देते हैं, यानी डाई इलेक्ट्रिक के जरिए इन दो मेटालिक प्लेट्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है कैपेसिटर। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं और इन प्लेट्स पे चार्जेस को स्टोर करके देखते हैं। और अपनी आसानी के लिए कि चार्जेस कैसे स्टोर हो रहे हैं, हम इन प्लेट्स को एक बार फिर सेपरेट कर लेते हैं और फिलहाल इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ से हटा देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। वैसे तो एयर भी डाइलेक्ट्रिक होती है। तो फिलहाल हमने यहाँ से ये हटा दिया और अब हम इन दोनों प्लेट्स पे चार्जेस को स्टोर करके देखते हैं। मैं यहाँ एक बैटरी ले लेता हूँ। ये V वोल्ट की बैटरी हुई, पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसका और ये नेगेटिव। अब मैं इस बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ इन दोनों प्लेट्स के साथ। ये स्विच है, ये अभी ओपन है। जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा? चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे। और हम जानते हैं कि ये मेटालिक प्लेट्स हैं, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किसी भी बॉडी पे बराबर होते हैं। तो ये प्लेट्स अभी न्यूट्रल हैं, यानी इन पे कोई इजाफी चार्ज नहीं है। जो भी है वो न्यूट्रल चार्ज है। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। तो अब मैं स्विच को क्लोज करने लगा हूं। तो इससे क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होके इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे इस प्लेट में। लेट्स सी। ये इस तरह से। तो कुछ चार्ज यहां क्रिएट हुआ जो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हैं, और यहाँ पे ये देखें ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और इसी तरह यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब ये दोनों प्लेट्स चार्ज हो गई, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरह से हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, और यहाँ चार्ज ये स्टोर हो जाएगा क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक है जो इन चार्जेस को मिक्स नहीं होने देगा। अगर ये चार्जेस मिक्स हो गए तो ये दोनों प्लेट्स दोबारा न्यूट्रल हो जाएंगी। तो इन प्लेट्स पे इतना ही चार्ज स्टोर होगा कि वो चार्ज वोल्टेज क्रिएट करेगा इस बैटरी के बराबर। यानी इन प्लेट्स पे पैदा होने वाला वोल्ट इक्वल होगा बैटरी के वोल्ट के। अब अगर मैं ये बैटरी यहां से हटा के ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि इन प्लेट्स पे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, और ज्यादा चार्ज स्टोर होने से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी ज्यादा क्रिएट होगा, और वो पोटेंशियल बराबर होगा इस बैटरी V के बराबर। लेट्स सी, मैं ये बैटरी हटा देता हूं यहां से और ये न्यूट्रल प्लेट्स ले लेता हूं, और ये मैंने एक और बैटरी लगा दी जिसका वोल्ट ज्यादा है। अब जब मैं ये स्विच क्लोज करूंगा तो ये दोनों प्लेट्स पहले से ज्यादा चार्ज होंगी। इस तरह से ये चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो गया। अब अगर मैं इस न्यूट्रल चार्ज को यहां से हटा दूं तो हम देख सकते हैं कि इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V के बराबर होगा। तो इस चार्ज को मैं कह देता हूं Q, यहाँ ये प्लस Q और यहाँ माइनस Q। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे चार्ज यानी Q बढ़ा, V भी बढ़ता गया। तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बाइक है और ये एक एयर सिलेंडर है। अगर मैं इस एयर सिलेंडर से इस बाइक के टायर में एयर फिल करूं
तो जैसे जैसे मैं इसमें एयर फिल करता जाऊंगा, इस टायर का प्रेशर भी राइज होता जाएगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे इन प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाएगा, इन दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहूं तो मुझे एक कांस्टेंट की जरूरत होगी, और यहां से हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कैपेसिटेंस का, यानी किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। तो मैं यहां से ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं और यहां एक कांस्टेंट ले लेता हूं, यानी Q इज इक्वल टू CV। ये C क्या है? ये होती है कैपेसिटेंस, कि चार्ज बढ़ाने से वोल्ट बढ़ेगा, लेकिन एक कांस्टेंट फैक्टर होगा जिसे हम कहेंगे कैपेसिटेंस। अब हम स्टडी करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। अब मैं एक और कैपेसिटर ले लेता हूं जो कि साइज में इस कैपेसिटर से बड़ा है, लेकिन इस पे चार्ज उतना ही है जितना इस कैपेसिटर पे मौजूद है। यानी इस कैपेसिटर की इन प्लेट्स का साइज बड़ा है, लेकिन इन पे मौजूद चार्ज Q इस कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज के बराबर है। तो चार्ज बढ़ाने से वोल्ट बढ़ेगा, इस पे भी बढ़ेगा, इस पे भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा इनकी कैपेसिटेंस पे, यानी ये कितना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये छोटा है तो इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम है, और इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटेंस को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बस है, बस के टायर में एयर फिल करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है बनिस्बत बाइक के टायर के। तो अगर मैं इस बस के टायर में एयर फिल करूंगा तो प्रेशर यहां भी बढ़ेगा। जैसे चार्ज बढ़ाने से वोल्ट बढ़ता है, चार्ज में यहां भी बढ़ाऊंगा तो वोल्ट बढ़ेगा, चार्ज में यहां भी बढ़ाऊंगा तो वोल्ट बढ़ेगा। इसी तरह से एयर अगर हम यहां फिल करेंगे तो यहां भी प्रेशर बढ़ेगा, और यहां फिल करेंगे तो यहां भी प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जितनी एयर मैंने इस बाइक के टायर में फिल की है, लेट्स से हाफ क्यूबिक फीट अगर मैंने इस बाइक के टायर में एयर फिल की है, तो अगर मैं वही हाफ क्यूबिक फीट इस बस के टायर में फिल कर दूं तो प्रेशर तो यहां बढ़ेगा, लेकिन बाइक के टायर से प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, तो थोड़ी एयर से ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। और इसी तरह से यहां पे इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इतनी ही एयर अगर मैं इसमें फिल करूंगा तो यहां प्रेशर तो राइज होगा, लेकिन थोड़ा राइज होगा। इसी तरह से यहां कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की ज्यादा है, तो चार्ज स्टोर करने से वोल्ट तो बढ़ेगा, लेकिन कम वोल्ट बढ़ेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब यहां चार्ज Q दोनों कैपेसिटर्स पे बराबर है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में यहां Q को कांस्टेंट समझूं तो वेरिएबल फैक्टर क्या रह गया बाकी? वोल्ट का। तो कैपेसिटेंस बढ़ने से वोल्ट डाउन होगा। तो प्रूव ये हुआ कि जब कैपेसिटेंस हम किसी कैपेसिटर की बढ़ाएंगे और चार्ज हम कांस्टेंट रखते हैं सेम चार्ज के साथ, तो इस बड़े कैपेसिटर में, यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, उसमें वोल्ट कम जनरेट होगा, जबकि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है उसमें सेम चार्ज के साथ वोल्ट ज्यादा जनरेट होगा। अब अगर किसी कैपेसिटर में चार्ज हो 1 कोलम्ब, Q चार्ज है और उसका यूनिट है 1 कोलम्ब, और उसमें वोल्टेज क्रिएट हो 1 वोल्ट का, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड। यानी 1 कोलम्ब चार्ज हो और उस कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो 1 वोल्ट, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड। फैरेड एक बड़ा यूनिट है। नॉर्मली जो कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो स्मॉल कैपेसिटी के होते हैं, जैसे माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड और पाइकोफैरेड। तो हमने यहाँ ये देखा कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है इस प्लेट के साइज पे, यानी इस प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो ये एरिया तो हुआ एक चीज जो कैपेसिटेंस पे असरअंदाज हो रही है। कुछ और भी फैक्टर कैपेसिटेंस पे असरअंदाज होते हैं, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम इन्हें स्टडी कर लेते हैं क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगे जब हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स की टाइप्स को। तो हम यहाँ एक फार्मूला स्टडी कर लेते हैं, छोटा सा फार्मूला है ये। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ए ओवर डी। ये तीन फैक्टर हैं जो कैपेसिटेंस पे असरअंदाज होते हैं।
अब हम इन्हें बारी बारी देख लेते हैं। ये इनमें से एक तो एरिया है, ये कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ प्लेट्स के। ये जैसे अभी हमने स्टडी किया था इसे कि एरिया बढ़ता जाएगा तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी इसकी, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। सेकंड फैक्टर है डी, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। ये डिस्टेंस डी कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अगर मैं एक और कैपेसिटर लूं जिसकी प्लेट का एरिया सिमिलर हो इस कैपेसिटर के और डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो हम देख सकते हैं कि इन पे चार्ज की कैपेसिटी कम हो गई। और जो तीसरा फैक्टर कैपेसिटेंस पे असरअंदाज होता है यह है एप्सिलॉन, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इन दो प्लेट्स के दरमियान इन चार्जेस को सेपरेट रखने के लिए एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। ये डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है कि जो चार्ज हमने स्टोर किया होता है इन दोनों प्लेट्स पे, ये उन्हें मिक्स नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल नहीं होती और चार्ज स्टोर रहता है। तो डाई इलेक्ट्रिक का एक तो मटेरियल होगा जो कि इन चार्जेस को ट्रांसफर होने से रोकेगा। तो जितना अच्छा ये डाई इलेक्ट्रिक होगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना बढ़ता जाएगा, और जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगी, क्योंकि ये चार्ज ट्रांसफर नहीं होने देगा। और दूसरी चीज ये है कि ये जितना अच्छे मटेरियल का होगा उतनी ही इसकी थिन लेयर यूज की जाएगी, और जब इसकी थिन लेयर यूज की जाएगी तो दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से चार्ज की स्टोरेज और ज्यादा बेहतर होगी। तो ये हैं तीन फैक्टर जिन पे डिपेंड करती है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो अभी तक हमने ये देखा था ये एक सिंपल कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर इसी रूल पे बना हुआ होता है, लेकिन अगर हम इस तरह से कैपेसिटर बनाएंगे तो क्या होगा कि इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट्स हमें काफी ज्यादा एरिया की रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिनमें से हम एक देख लेते हैं। यहाँ ये एक कैपेसिटर है, इसमें ये दो मेटालिक प्लेट्स हैं और बिटवीन दीज टू प्लेट्स ये एक डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है। अब अगर हम देखें तो इनका एरिया बहुत ज्यादा है, और इन्हें हमने, ये थिन प्लेट्स होती हैं, इन्हें हम रोल कर लेते हैं। रोल करने से ये कम जगह में बहुत लंबी प्लेट्स आ जाती हैं। अगर ये दोनों प्लेट सीधी रखी हुई हो और उनके दरमियान में ये डाई इलेक्ट्रिक हो और हम इसे कैपेसिटर बनाएं तो ये कैपेसिटर बहुत बड़े साइज का बन जाएगा। तो इसका साइज रिड्यूस करने के लिए हम इन्हें रोल कर लेते हैं, क्योंकि रहेंगी तो ये हर पॉइंट पे पैरेलल। इन्हें रोल कर लेते हैं, इनके दरमियान में ये डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं और बाहर से ये इंसुलेशन दे देते हैं, और इन दोनों प्लेट से ये टर्मिनल्स हम बाहर निकाल लेते हैं और इन टर्मिनल्स के जरिए हम इसे सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।